हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं अपने स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स 7 के ऊपर। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, जहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। जी हाँ, बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कि इन्वायरमेंट क्या है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भाई अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं अपने बोर्ड्स की और आप लोग चाहते हैं अपने बोर्ड्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना, तो आप सारी की सारी प्लेलिस्ट जो है उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर बेसिकली कवर करने हैं। तो बात करें इसके अंदर, कहते हैं सर आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द लर्नर्स विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट। आपको इन्वायरमेंट के बारे में जानने को मिलेगा कि इन्वायरमेंट का बेसिक मतलब होता क्या है। उसके बाद आप समझेंगे कॉज एंड इफेक्ट को, जो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के हैं और रिसोर्सेज डिप्लीशन के हैं। उसके साथ साथ आप लोग समझेंगे नेचर ऑफ द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस फेसिंग इंडिया, यानी कि इंडिया किस तरह के इन्वायरमेंट रिलेटेड चैलेंजेस को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और आप क्या करेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे रिलेट इन्वायरमेंटल इश्यूज टू द लार्जर कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो इन्वायरमेंट के इश्यूज है, यानी कि एक इन्वायरमेंट के अंदर किस किस प्रकार के इश्यूज जो है वो देखे जाते हैं, राइट। किसके संदर्भ में पढ़ने की कोशिश करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक कोटेशन पढ़ेंगे, और क्या है, द इन्वायरमेंट लेफ्ट टू इटसेल्फ कैन कंटिन्यू टू सपोर्ट लाइफ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, द सिंगल मोस्ट अनस्टेबल एंड पोटेंशियली डिसरप्टिव एलिमेंट in the scheme is the human species. Human beings with the modern technology have the capacity to bring about intentionally or unintentionally far-reaching and irreversible changes in the environment. यानी कि अगर environment को किसी चीज़ से खतरा है तो वो है ह्यूमन बींग्स से उसको क्या है, बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर इन्वायरमेंट को एज इट इज़ छोड़ दिया जाए तो इन्वायरमेंट क्या कर सकती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए हम लोगों को सर्वाइव करने में क्या कर सकती है, मदद कर सकती है। लेकिन ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उन एक्टिविटीज़ की वजह से कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ये लाइन ये बेसिकली दर्शाती है और ये बात इसके अंदर की जाती है। अब बात करेंगे इस चैप्टर की, इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर बेसिकली कहता क्या है, राइट। तो हमने क्या बोला कि सर इससे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो मेन इश्यूज थे जो कि इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहे थे उसके बारे में समझने की कोशिश करी कि क्या क्या रीज़न थे, क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी इंपैक्टेड थी, उसके बारे में समझने का प्रयास किया। तो क्या कहता है, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट वी हैव अचीव्ड सो फार हैज़ केम एट अ वेरी हैवी प्राइस, राइट। जो भी हम लोगों ने इकोनॉमिक अचीवमेंट की है आजकल के टाइम में, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे द्वारा देखी गई है आजकल के टाइम के अंदर, उसके पीछे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एक हैवी कॉस्ट जो है वो बियर करी है। और वो कॉस्ट क्या है, हमारी इन्वायरमेंट की क्वालिटी। इन्वायरमेंट की क्वालिटी के ऊपर उसका क्या है, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों ने ग्रो किया है हमने कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट की क्वालिटी को क्या करने की कोशिश करी है, कम करने की कोशिश करी है, खराब करने की कोशिश करी है। एज वी स्टेप इनटू एन era of globalization that promises higher economic growth, we have to bear in mind the adverse consequences of the past developmental path on our environment and consequently choose a path of sustainable development, right। तो क्या कहता है भाई, ये जो आज हमें डेवलपमेंट दिखती है, ये डेवलपमेंट के पीछे हमने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक कॉस्ट जो है वो बियर की है। कॉस्ट जो है हमारे द्वारा उसके अंदर देखी गई है, और वो क्या है कि हमने इन्वायरमेंट को क्या किया है, डिग्रेड किया है, हमने इन्वायरमेंट को क्या किया है, अंडर वैल्यूड किया है। ये बेसिकली बोला गया है टू अंडरस्टैंड द अनसस्टेनेबल पाथ ऑफ द डेवलपमेंट दैट वी हैव टेकन एंड द चैलेंजेस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, we have to first understand the significance and contribution of the environment to the economic development। कहते क्या इम्पैक्ट रहे पास्ट में वो समझने से पहले, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि इन्वायरमेंट ने किस तरह से कंट्रीब्यूशन किया है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। विद दिस इन माइंड दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। इस चैप्टर को 3 सेक्शन के अंदर क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। यानी कि इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हम चैप्टर को 3 भागों में बांट सकते हैं, या 3 भागों में इस चैप्टर को बांटा गया है। और सबसे पहला फेज क्या है, सबसे पहला पार्ट कहता है फंक्शन एंड रोल ऑफ द इन्वायरमेंट के बारे में। यानी कि सबसे पहला फेज कहता है कि इन्वायरमेंट का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ द इन्वायरमेंट। सबसे पहला फेज कहता है ये
इन्वायरमेंट रोल की बात करता है। दूसरा फेज जो है वो डिस्कस करता है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट्स एंड कि भाई इंडिया के अंदर इंडिया की जो इन्वायरमेंट है उसका क्या इम्पैक्ट है, यानी कि इंडियाज इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है। कौन सा फेज? सेकंड फेज। और जो थर्ड सेक्शन है वो बात करती है स्टेप्स और स्ट्रेटजीज जिसके थ्रू हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अचीव कर सकते हैं, दैट हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में बात करता है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है ये फेज। इन 3 फेज के अंदर पूरी की पूरी आपकी जो इकोनॉमिक्स है, ये आपका जो ये टॉपिक है, इसको क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो आइए 1 बाय 1 इसके बारे में डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं और जानते हैं इसे। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, दैट व्हाट इज इन्वायरमेंट एंड व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के फंक्शन क्या है? तो क्या बोलता है, इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, राइट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है भाई, जितने भी हमारे पास क्या है, प्लांट्स है, राइट, जितने भी हमारे पास क्या है, प्लांट्स है, राइट, और साथ ही साथ में जितने भी हमारे पास क्या है बेटा, रिसोर्सेज हैं। कौन से रिसोर्सेज बेटा? यहाँ पर बात की जाती है इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज की, इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिसोर्सेज की, यानी कि जो भी रिसोर्सेज इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है उनके बारे में बात की जाती है। इसमें बायोटिक की भी बात की जाती है और साथ ही साथ में इसमें अबायोटिक की भी बात की जाती है, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, जिनका प्रभाव एक दूसरे के ऊपर देखा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। वाइल ऑल लिविंग एलिमेंट लाइक बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज एटसेट्रा आर बायोटिक एलिमेंट। तो बायोटिक का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पर हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। किसकी बात करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। और एबायोटिक के अंदर हम बात करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की। किसकी बात करते हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पर इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। तो क्या कहते हैं, ये सारे के सारे बायोटिक एलिमेंट हैं। अबायोटिक एलिमेंट के अंदर हम एयर की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, लैंड की बात करते हैं। रॉक्स एंड सनलाइट आर एग्जांपल ऑफ द अबायोटिक एलिमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, राइट। ये क्या दर्शाते हैं? ये अबायोटिक एलिमेंट्स के बारे में दर्शाते हैं। अ स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट देन कॉल्स फॉर अ स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दिस बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो एक इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो एक इन्वायरमेंट के अंदर बायोटिक कंपोनेंट भी है और अबायोटिक कंपोनेंट भी है। जहां पर ये अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वहां पर इन्वायरमेंट बनेगा। और उन्हीं के बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझना है कि इनके बीच में किस तरह का इंटर रिलेशन जो है वह एग्जिस्ट करता है। बात करते हैं एक इन्वायरमेंट के फंक्शंस के बारे में, क्या क्या फंक्शंस जो है एक इन्वायरमेंट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो बहुत कहता है 4 वाइटल फंक्शंस है जो परफॉर्म किए जाते हैं एक इन्वायरमेंट के द्वारा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो कहता है इट सप्लाइज रिसोर्सेज। सबसे पहला काम क्या है? ये रिसोर्सेज को सप्लाई करता है। किसको? जो हमारे लिविंग कंपोनेंट है उनको रिसोर्सेज को सप्लाई करने की बात करता है। रिसोर्सेज यहाँ पर दोनों टाइप के रिसोर्सेज की बात होगी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की भी और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की भी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात की करें हम लोग तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जिसको दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब है दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड, जिनको द्वारा रिन्यू नहीं किया जा सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी यूज्ड विदाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द रिसोर्सेज बिकमिंग डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ जो पॉसिबिलिटीज है कि वो कभी भी डिप्लीट नहीं होंगी। जैसे कि सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल सोर्स है, राइट। लेकिन कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि एक बार अगर कोल आपने खत्म कर दिया तो उसके बाद कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। क्योंकि अगर एक बार ये रिसोर्सेज खत्म हो गए तो आप दोबारा से इसे क्या नहीं कर सकते हैं? बना नहीं सकते हैं, लेकर नहीं आ सकते हैं। दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज रिमेन अवेलेबल, राइट। यानी कि रिन्यूअल का मतलब क्या है भाई? रिन्यूअल का मतलब हुआ कि जिसकी कॉन्टिन्यूअस सप्लाई जो है वो आप लोगों को मिलती रहेगी। यू विल गेट दी कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई आप लोगों को इसकी देखने के लिए मिलने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द ट्रीज इन द फॉरेस्ट एंड द फिशेज इन द ओशन। ये सारे के सारे क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। जैसे कि ट्रीज की बात करता हूँ, फिशेज की बात करता हूँ, राइट, ओशन के अंदर। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर बात की जाए, ऑन द अदर हैंड्स आर दोस विच गेट एग्जॉस्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड यूज। जैसे जैसे हम लोग इसको यूज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा बेटा? ये खत्म हो जाएंगे, ये डिप्लीट हो जाएंगे, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलता हूँ हमको, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स है, राइट। इट एसेमुलेट वेस्ट
right? It assimilates waste, it sustain life by providing genetic and biodiversity, and it also provide aesthetic services like synergy etc. राइट तो इन्वायरमेंट के क्या क्या फंक्शन है? एक तो सबसे पहला फंक्शन हम लोगों ने क्या बताया कि भाई यहाँ पर हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। दूसरा फंक्शन हम लोगों ने क्या बताया कि ये जितने भी वेस्ट है उसको एसिमुलेट करने की कोशिश करता है। और तीसरा क्या बेटा, ये लाइफ को सस्टेन करने की कोशिश करता है बायोडाइवर्सिटी को प्रोवाइड करके। और चौथा क्या है, ये प्रोवाइड करता है एस्थेटिक सर्विसेज देता है, जैसे कि सिनर्जी यानी कि हीलिंग। राइट, यहाँ पर जो है अपने आप चीज़ों को हील करने की बात की गई है। आगे क्या कहता है, द इन्वायरमेंट इज एबल टू परफॉर्म दिस फंक्शंस विदाउट एनी इंटरप्शन एज लॉन्ग एज द डिमांड ऑन दिस। राइट, तो क्या कहता है, जो इन्वायरमेंट है वो सारे के सारे फंक्शंस को क्या करती है, अपने आप इंटरप्टेडली, राइट, बिना किसी इंटरप्शंस के इसको फुलफिल करने की कोशिश करती है और अपने आप ही हील करने की कोशिश करती है। फंक्शन इज विद इन इट्स कैरिंग कैपेसिटी, दिस इंप्लाइज दैट द रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन इज नॉट above the rate of generation of the resources, and the wastage generations are within the assimilating capacity of the environment. When this is not so, the environment fails to perform its third and vital function of the life sustenance, and this result in the environment crisis. Right, क्या बोला गया यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा कि अगर एक्सट्रैक्शन रेट जो है, कहता है जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है वो जनरेशन रेट से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि मान लो अगर मैं रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट जो है वो ज़्यादा कर रहा हूँ, एक इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट, एज कंपेयर टू जितने रिसोर्सेज उसमें क्या किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, या फिर जितने रिसोर्सेज जो है उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके मुकाबले मैं एक्सट्रैक्ट ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा वहाँ से निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, तो क्या होने वाला है, तो कहीं ना कहीं हम लोग राइट कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के ऊपर उसका बर्डन डाल रहे हैं। और इन्वायरमेंट के ऊपर जब रिसोर्सेज का बर्डन डलेगा तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट कॉप अप नहीं कर पाएगी और इन्वायरमेंट जो है इसके इम्पैक्ट को झेल नहीं पाएगी। तो क्या बोलता है, व्हेन दिस इज नॉट सो द इन्वायरमेंट फेल्स टू परफॉर्म द थर्ड एंड द वाइटल फंक्शन, और वो क्या है, लाइफ सस्टेनेंस, और इसकी वजह से लाइफ सस्टेन नहीं हो पाएगी। और जब लाइफ सस्टेन नहीं हो पाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं वो कंपोनेंट कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और उसकी वजह से पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो खराब हो जाएगा। रिजल्ट इन एन इन्वायरमेंटल क्राइसिस, दिस इज द सिचुएशन टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आज यही परिस्थितियां हैं, हम लोग रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, जितने इन्वायरमेंट के द्वारा जनरेट नहीं हो रहे हैं रिसोर्सेज उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, राइट। कहता था राइजिंग पॉपुलेशंस ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज एंड द एफ्लुएंट कंजम्पशंस एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड हैव प्लेस्ड अ ह्यूज स्ट्रेस ऑन द इन्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट टू फंक्शन, राइट। मैनी रिसोर्सेज हैव बिकम एक्सटिंक्ट, बहुत सारे रिसोर्सेज एक्सटिंक्ट हो गए हैं, एंड द वेस्टेज जनरेशंस आर बियॉन्ड द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। और जो वेस्ट जनरेट हुआ है वो इन्वायरमेंट की एब्जॉर्व करने की क्षमता के बाहर जा चुका है, यानी कि इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। और यही चीज़ें देखी जा रही है क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, और जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज के ऊपर उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और वहीं पर अगर डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो डेवलप्ड कंट्री भी कम पीछे नहीं है इन्वायरमेंट को डिग्रेडेड करने में या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर उसके हार्मफुल इंपैक्ट को छोड़ने में। Absorptive capacity means the ability of the environment to absorb degradation. The result, we are today at the threshold of the environmental crisis. The past development has polluted and dried up rivers and other aquifers, making water an economic good. Besides, the intensive and extensive extractions of both renewable and non-renewable resources has exhausted some of these vital resources, and we are compelled to spend huge amount on technology and research to explore new resources. तो अब क्या हो रहा है कि नए नए रिसोर्सेज के प्रति हम लोग जो है वो मूव ऑन करते जा रहे हैं, और वो नए रिसोर्सेज के प्रति हमारा मूव ऑन क्यों हो रहा है, ताकि हम लोग जो ये रिसोर्सेज डिप्लीट हो चुके हैं इसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, नए नए रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इन्वायरमेंट से। और इसका हार्मफुल इंपैक्ट क्या है, हार्मफुल इंपैक्ट इसका लॉन्ग रन में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर अनस्टेबिलिटी आप लोग कहीं देख पाएंगे। एडेड टू दिस आर द हेल्थ कॉस्ट ऑफ द डिग्रेडेड इन्वायरमेंट क्वालिटी, डिक्लाइन इन एयर एंड वाटर क्वालिटी, एयर और वाटर क्वालिटी के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। 70% ऑफ द वाटर इन इंडिया इज पोल्यूटेड, 70% वाटर जो है इंडिया के अंदर पोल्यूटेड है, और रिजल्टेड इन द इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड वाटरबोर्न डिसीजेज। 70% जो वाटर है वो इंडिया के अंदर कैसा है बेटा, दैट इज नॉट गुड
फॉर हेल्थ। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से वाटर बोर्न डिसीजेज भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है और लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी दिक्कतें आ रही हैं। हैंस द एक्सपेंडिचर और हेल्थ इज ऑल्सो राइजिंग, इसीलिए खर्चा जो है हेल्थ के ऊपर वो भी बढ़ता जा रहा है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। टू मेक मैटर्स वर्स, ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज सच एज ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज फाइनेंशियल कमिटमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट। Thus, it is clear that the opportunity cost of negative environment impact are very much high. तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ती है, ये जो नेगेटिव इन्वायरमेंट के ऊपर जो हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा रहने वाली है, राइट। क्या क्या कारण बताएं यहाँ पर, कहता है जो जनरली जो इंडिया के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो 70% ऑफ द वाटर जो है दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, और इसकी वजह से रेस्पिरेटरी एज वेल एज वाटर बोर्न डिसीजेज जो वो देखी जा रही है। और साथ ही साथ में हम कुछ और इन्वायरमेंटल इश्यूज देख पा रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना, राइट। तो ओजोन लेयर भी हमारी क्या कर रही है, डिप्लीट कर रही है। और इसकी वजह से क्या होगा, अगर ओजोन लेयर आप लोगों को पता है बेसिकली प्रोटेक्ट करती है हम लोगों को किससे, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है कहाँ से, सन से। और अगर इसके अंदर डिप्रेशन देखा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं क्या होगी, डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी ह्यूमन बींग्स को, और इसकी वजह से क्या होगा, उनको स्किन कैंसर जैसी बीमारियां देखने को मिल सकती है, राइट। अच्छा, जब वाटर बोर्न डिसीजेज और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दिक्कत आएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ के ऊपर वो भी बढ़ने वाला है, लोगों का जो खर्चा है वो भी इंक्रीज होगा लॉन्ग रन के अंदर। आगे क्या बात करता है, द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इज, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अराइज होता है दैट इज, आर एनवायरमेंट प्रॉब्लम न्यू टू दिस सेंचुरी, क्या ये एनवायरमेंट प्रॉब्लम नहीं आई है क्या पहली ऐसी समस्या नहीं होती थी, क्या होती थी या नहीं होती थी, अगर होती थी तो कितनी होती थी, अगर नहीं होती थी तो क्या परिस्थितियां थी वहां पर। तो कहता है इफ सो, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। कहता है द आंसर टू दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स सम इलैबोरेशंस इन द अर्ली डेज व्हेन सिविलाइजेशंस जस्ट बिगन और बिफोर दिस फिनोमिनल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड बिफोर कंट्रीज took an industrialization, the demand for environmental resources and services was much less than their supply. This meant that population was within the absorptive capacity of the environment. इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान से समझो। इसका सीधा सा मतलब है कि भाई मैंने आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश करी कि भाई हम लोग जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, राइट, वो ज़्यादा है, यानी कि हम रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, राइट, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आउटपुट है वो उतना ज़्यादा नहीं निकल कर आ पा रहा है, और इसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज के ऊपर क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, राइट। तो यही बात यहाँ पर बोली गई कि पहले भी होता था, लेकिन पहले क्या होता था भाई, पहले जब पॉपुलेशंस बहुत कम हुआ करती थी, सीमित हुआ करती थी, और लोगों की डिपेंडेंस इन्वायरमेंट के ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ था। और जब इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं थी तो उसका इंपैक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलता था। क्या नहीं देखने को मिलता था, इंपैक्ट ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता था, तो उसका इंपैक्ट नहीं था। इसका मतलब जो लिमिट थी वो सस्टेन्ड थी, कि जितनी रिक्वायरमेंट थी और जितना रिक्वायर्ड था या फिर जितना रिलीज हो रहा था वो क्या था, वो एब्जॉर्बेबल था, यानी कि उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता था, यानी कि एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर था, इसलिए ज़्यादा दिक्कत परेशानियां उस टाइम पर देखी नहीं जाती थी। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम जो है ज़्यादा इस चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, राइट। और इसके बाद ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ओजोन डिप्लेशन के बारे में बताया। तो ओजोन के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि ओजोन बेसिकली एक गैस है जिसे O3 बोला जाता है, और ये हमें क्या करती है, बेसिकली प्रोटेक्ट करती है, किससे, हमारी इन्वायरमेंट को। ये प्रोटेक्टिव लेयर है, हमारी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है। और होता क्या है कि जनरली जो ये हमें प्रोटेक्ट करती है, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो सन से आती है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लेकिन ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है कि जब रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी तो उस एक्सप्लॉइटेशन की वजह से जो ये प्रोटेक्टिव लेयर है इसके अंदर भी कहीं ना कहीं डिप्लेशन देखने को मिल रहा है। और इस डिप्लेशन की वजह से क्या हो रहा है, अब आने वाले टाइम के अंदर ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगी ह्यूमन बींग्स को, और इसकी वजह से कई इंपैक्ट, कई हेल्थ रिलेटेड इशूज जो वो देखे जा सकते हैं। तो क्या बोला गया, ओजोन डिप्लेशन रेफर्स टू द फिनोमिना ऑफ रिडक्शंस इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन कहां पर होती है, हमारी ओजोन गैस जो हमारी कहां पर है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है। और कहता है द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लेशन इज कॉज्ड बाय हाई लेवल ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपोनेंट। और जनरली ये जो ओजोन के अंदर डिप्लेशन आ रहा है ये क्यों आ रहा है, बिकॉज हम जो क्या कर रहे हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन कंपोनेंट का ज्यादा यूज कर रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, इसकी वजह से। कहता है द ओरिजिन ऑफ दिस कंपोनेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका मेन ओरिजिन है, यूज्ड एज कूलिंग सब्सटेंस इन एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स और एज एरोसोल्स, प्रोपेलेंट्स एंड
ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स जिसको हेलोन्स बोलते हैं यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स एज ए रिजल्ट ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द ओजोन लेयर मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कम्स टू द अर्थ एंड कॉजेस डैमेज टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई कि भाई तो ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आएगी और इसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये किस कंपोनेंट से जनरली देखी जाती है, यानी कि कौन से कंपोनेंट है जो इसको इंपैक्ट कर रहे हैं, तो क्या बोला, एक क्लोरीन है और दूसरा हमारे पास ब्रोमीन है और हमारे पास क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, राइट, जो कि हम लोग एयर कंडीशनर के तौर पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है। आगे क्या कहता है, यूवी रेडिएशन सीम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर्स इन ह्यूमन, और ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है ये स्किन कैंसर के तौर पर क्या करते हैं, काम करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, और इट कॉजेज लोअर प्रोडक्शंस ऑफ द फाइटो planktons and thus affect other aquatic organisms. It can also influence the growth of the terrestrial plants. A reduction of approximately 5% in the ozone layer was detected from 1979 to 1919, यानी कि मात्र अगर देखा जाए तो 11 साल के अंदर 5% तक हमारी ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो चुकी है। कहता है सिंस द ओजोन लेयर प्रिवेंट मोस्ट हार्मफुल वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड डिक्रीज इन द ओजोन हैव जनरेटेड वर्ल्ड वाइड कंसर्न। दिस लेड टू द अडॉप्शंस ऑफ द मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल, और इसके कारण क्या हुआ कि हम लोगों ने मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल क्या है उसको एक्सेप्ट किया, और मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर क्या बात हुई कि हम जनरली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिसको कि CFC बोला जाता है, हम CFC कंपोनेंट को क्या कर देंगे, बैन कर देंगे, यानी कि जहां पर क्लोरो फ्लोरो और कार्बन, राइट, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन जहां से जनरेट होगी या फिर जिन कंपोनेंट से जनरेट होती है उसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करना बंद कर देंगे या फिर यूज करना कम कर देंगे। एज वेल एज अदर ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोइथेन, इसको बोला जाता है मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी बोला जाता है, और ब्रोमीन कंपोनेंट जो है इसको बोला जाता है हेलोइंस, इसको भी क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। तो इसके कम के ऊपर भी बात हो रही है। इसके अगर सोर्स की बात की जाए तो इसका सोर्स कहां से लिया गया है, सोर्स www.ceu.hu से लिया गया है। आगे क्या कहता है, अब ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो यहां से है, कहता है द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इज आर एनवायरमेंट प्रॉब्लम न्यू टू दिस सेंचुरी, क्या नए हैं ये, तो हमने यहाँ पर बोला कि नहीं, पहले भी होता था, लेकिन पहले इसका इम्पैक्ट जो था वो ज़्यादा नहीं था क्योंकि ज़्यादा डिपेंडेंस ह्यूमन बींग्स की नहीं देखी जाती थी किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। कहता है दिस मीन दैट पॉपुलेशन वाज विद इन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर थी इन्वायरमेंट, एंड रेट ऑफ द रिसोर्स एक्सट्रैक्शंस वाज लेस देन द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज, तो एक्सट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं था जितना जनरेट होता था, हेंस इन्वायरमेंट प्रॉब्लम डिड नॉट अराइज, इसलिए इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम है वो अराइज नहीं होती है। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी, तो रिसोर्सेज के ऊपर इंपैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो कहता है बट विद पॉपुलेशन एक्सपेंशन एंड विद द एडवेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन थिंग्स चेंज्ड, राइट, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ी, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो चीज़ें जो हो गई वो और ज़्यादा चेंज होगी, उसके अंदर चेंजेस देखने को मिले। द रिजल्ट वॉज दैट द डिमांड फॉर द रिसोर्सेज फॉर बोथ प्रोडक्शंस एंड कंजम्पशन went beyond the rate of generation of the resources, तो कंजम्पशन ज्यादा होने लगी। भाई ज्यादा सी बात है कि पहले अगर मान लो कम पॉपुलेशन थी तो कम रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन होगा, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी रिसोर्सेज के ऊपर जो बर्डन है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो बढ़ते हुए इंक्रीज को क्या करना पड़ेगा, कॉम्प अप करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज तो उतने नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, हम एक्सप्लॉइट करेंगे, हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की बात करेंगे, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, और जिसकी वजह से डिग्रेडेशन देखा जाएगा, राइट। The pressures of the absorptive capacity of the environment increased tremendously. This trend continues even today. Thus, what has happened is a reversal of supply-demand relationship for environmental quality. We are now faced with increased demand for the environmental resources and services, but their supply is limited due to overuse and misuse. Hence, the environment issues of waste generation and pollution have become critical today. इसलिए आज ये परिस्थितियाँ और ज़्यादा घातक हो चुकी हैं और ज़्यादा मुश्किल भरी हो चुकी है, राइट, ये परिस्थितियाँ। आगे क्या कहता है, राइट, आगे बोलता है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट। अगर मैं इंडिया की बात करूं पर्टिकुलरली तो हमने बोला कि 3 पार्ट के अंदर हम इस चीज को पढ़ेंगे। दूसरा था इंडिया का क्या इंपैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर। इंडिया हैज अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल, हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरी, लश ग्रीन फॉरेस्ट, plenty of mineral deposit beneath the land surface, vast stretch of the Indian Ocean, range of mountains, etc. The black soils of the Deccan Plateau is particularly sustainable for cultivation of the cotton, leading to
concentrations of the textile industries in this region. The Indo-Gangetic Plain spread from the Arabian Sea to the Bay of Bengal are one of the most fertile, intensively cultivated and densely populated region in the world. Right? तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ तो आप लोग क्या समझ पाते हैं इससे? आप लोग एक चीज़ जान पा रहे हैं और आप लोग एक चीज़ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है. इंडिया हैज़ अ ग्लट ऑफ रिसोर्सेज, प्लेथोरा ऑफ रिसोर्सेज. इंडिया के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है. तो समस्या कहाँ है सर? समस्या है, आगे पता चलेगा कि इंडिया के पास क्या है. इंडिया के पास क्वालिटी ऑफ सॉइल्स भी अच्छी है, रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज भी है, ग्रीन फॉरेस्ट भी है, मिनरल डिपॉजिट्स भी है लैंड के ऊपर भी और लैंड के नीचे भी. इंडियन ओशंस है, रेंज ऑफ माउंटेन्स है, सारी चीज़ें हमारे पास. ब्लैक सॉइल है हमारे पास जो कि कहाँ पर देखे थे, डेक्कन प्लेट्यू के अंदर. और ये कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है. तो ये सारी चीज़ें तो हमारे पास है कहता है. लेकिन दो unevenly distributed provide green cover for a majority of its populations and natural cover for its wildlife. Large deposit of iron ore, coal and natural gases are found in the country. India accounts for nearly 8% of the world's total iron ore reserves. Iron ore reserves भी हमारे पास है, राइट? कितने बेटा? 8%. बॉक्साइट, कॉपर, chromate, diamond, gold, lead, ignite, manganese, zinc, uranium, etc. are also available in the different part of the country. However, the development activities in India have resulted in pressure on its finite natural resources, besides creating impact on human health and well-being. तो कहता है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है. इंडिया के पास सारे रिसोर्सेज हैं. लगभग जो एक बेहतर लाइफ जीने के लिए जो रिसोर्सेज की आवश्यकता है वो सारे के सारे रिसोर्सेज इंडिया के अंदर अवेलेबल है. भारत के अंदर वो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं. लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे पास ये रिसोर्सेज फाइनाइट है, लिमिटेड है हमारे पास ये रिसोर्सेज. कहता है राइट, इसकी वजह से जो ह्यूमन बींग्स की जो हेल्थ है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिला है, क्योंकि हमने इसको एक्सप्लॉइट किया है. फाइनाइट रिसोर्सेज को इनफाइनाइट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट ह्यूमन बींग्स की लाइफ के ऊपर भी देखने को मिला है. द थ्रेट टू इंडियाज इन्वायरमेंटल प्रोसेस आ डायकोटोमी थ्रेट ऑफ पॉवर्टी इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस. At the same time, threat of pollutions from affluence and rapidly growing industrial sector, air pollution, water contamination, soil erosion, deforestation and wildlife extinctions are some of the most pressing environmental concern of India. The priority issues are defined as land degradation देखा जा रहा है, biodiversity loss देखा जा रहा है, air pollution देखा जा रहा है, right? और क्या देखा जा रहा है? और मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर अच्छी तरह से नहीं हो रहा है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास अच्छा नहीं है. लैंड इन इंडिया सफर्स फ्रॉम वेराइंग डिग्रीज ऑफ टाइप्स ऑफ डिग्रेडेशंस स्टेमिंग मेनली फ्रॉम अनस्टेबल यूज एंड इनएप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. किसकी वजह से हो रही है? ये इनएप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की वजह से ये सारी परिस्थितियां जो है वो देखी जा रही है. आगे क्या कहता है? अब इसको बचाने के लिए कई बार मूवमेंट्स की गई, जैसे कि चिपको और एपिको, राइट? ऐसी मूवमेंट की गई. What's in a name? You may be aware of Chipko movement, which aimed at protecting forest in the Himalayas. In Karnataka, a similar movement took a different name, जिसको बोला गया Epico, which means hug. On 8 September 1983, when the felling of the trees was started in Salkani forest in Sirsi district, 160 men, women, and children hugged the trees and forced woodcutters to leave. They kept vigil in the forest over the next 6 weeks. Only after the forest official assured the volunteer that the trees will be cut scientifically and in accordance with the working plans of the district did leave the tree. Right? तो अब लोगों, जैसे जैसे लोग जो इन चीज़ों के बारे में क्या होने लगे, जागरूक होने लगे, लोगों को इन चीज़ों के बारे में आइडिया मिलने लगा कि ये चीज़ें क्या हो रही है और ये इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है. तो लोगों के द्वारा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया गया और उस प्रयास के लिए उन्होंने बेसिकली क्या किया, जैसे कि चिपको मोमेंट या फिर एपिको मोमेंट जो है, इस तरह की मोमेंट्स जो है उनके द्वारा चलाई गई. राइट और जहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि भाई जो लोग थे वो क्या करते हैं कि पेड़ों को हक करके खड़े हो जाते हैं, वो पेड़ों को छोड़ते ही नहीं है और वो पेड़ों को जब लीव नहीं करते हैं तो जो जब तक नहीं लीव करते हैं जब तक जो कटर थे, वुड कटर जो थे वो छोड़कर नहीं चले जाते हैं. और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जो है वो जब तक ये सुनिश्चित नहीं कर देते कि पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, अगर काटा भी जाएगा तो साइंटिफिकली लॉजिक के हिसाब से काटा जाएगा. राइट.
When commercial felling by contractor damaged a large number of the natural resources, the idea of hugging the trees gave the people hope and confidence they can protect the forest. On that particular incident with the felling discontinued, the people saved 12,000 trees. Within month this movement spread in many joints districts. अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये जो चीज़ें हैं वो फैली और लोग इससे क्या हुए, जागरूक हुए। आप देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये वुड कटर है, राइट, ये काटने वाले हैं, और ये लोग जो है वो पेड़ों को पकड़कर खड़े हैं, कि वो पेड़ों को पकड़कर बैठे हैं कि हम नहीं इसको जाने देंगे, यानी आपको काटने नहीं देंगे। Indiscriminate felling of the trees for fuel wood and for industrial use has led to many environmental problems. 12 years after setting up of a paper mill in Uttar Kannada area, bamboo has been wiped out from that area. Broad-leaved trees which protected the soil from the direct onslaught of the rain have been removed. The soil washed away and bare laterite soils left behind. Now nothing grows but a weed, says a farmer. Farmers also complain that rivers and rivulets dry up quicker and that rainfall is becoming erratic. Diseases and insect unknowns are now attacking the crops. अब देखो क्या क्या नुकसान होते हैं। जनरली होता क्या है, जो पेड़ होते हैं, यानी कि जो हमारे ट्रीज होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करते हैं। तो जैसे वो सॉइल को उनके द्वारा होल्ड किया जाता है तो सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, राइट। तो सॉइल्स किससे रिच है, मिनरल से रिच है। अब होगा क्या, जब सॉइल्स को निकाला जाएगा या जो उन ट्रीज को निकाला जाएगा तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होगा, जो अगर मान लो कभी बाढ़ जैसी सिचुएशन आती है तो क्या होता है, वो सारे के सारे मिनरल्स को अपने साथ बहा कर लेके चले जाते हैं। लेकिन जो पेड़ होते हैं वो उसको क्या करके रखने की कोशिश करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश करते हैं, अपहोल्ड करके रखने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इसकी वजह से क्या कह रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, बहुत सारी परेशानी आ रही है। अब जो जिन कीड़ों मकोड़ों के बारे में या फिर जिन पेस्टिसाइड्स के बारे में पहले जाना भी नहीं जाता था, जिनके बारे में पता भी नहीं होता था, वो भी अब क्या करने लगे हैं, लैंड को इम्पैक्ट करने लगे हैं, लैंड को हार्म करने लगे हैं। एपिको वॉलंटियर्स वांट द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड फॉरेस्ट ऑफिशियल टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस। फॉर इंस्टेंस, लोकल पीपल शुड बी कंसल्टेड व्हेन ट्रीज आर मार्क्ड फॉर felling and trees within 100 meters of the water source and on a slope of 30 degree or above should not be felled। तो लोगों ने क्या बोला, लोग थोड़े से तेज हुए, जागरूक हुए, लोगों ने क्या बोला कि सर अगर आपको पेड़ काट रहे हैं तो पहले आपको गांव वालों की मदद लेनी पड़ेगी, आपको पहले गांव वालों के साथ मिलकर डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें पेड़ काटने हैं या नहीं काटने हैं, उसके बाद आप लोग पेड़ों को काटेंगे। डू यू नो दैट द गवर्नमेंट एलोकेट्स फॉरेस्ट लैंड टू इंडस्ट्रीज टू यूज फॉरेस्ट मटेरियल एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। क्या आपको पता है कि भाई रॉ मटेरियल के तौर पर गवर्नमेंट जो है वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को दे देते हैं इंडस्ट्रियल ओनर्स को। कहते हैं इवन इफ अ पेपर मिल एम्प्लॉई 10,000 workers and a plywood factory employs 800 people, but if they deprive the daily needs of the millions people, is it acceptable? What do you think? Right? आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं, इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या समझते हैं, राइट। अब आगे समझते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन, और लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता क्या है। तो क्या कहता है, कहता है सम ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन आर, लैंड जो डिग्रेडेड हो रही है, यानी कि लैंड के अंदर जो डिग्रेडेशन देखी जा रही है उसके पीछे के कारण क्या है, प्रभाव क्या है। कहता है इसकी वजह से लॉस ऑफ वेजिटेशन, क्या है, लॉस ऑफ वेजिटेशन अकरिंग ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड एंड फॉडर एक्सट्रैक्शंस, शिफ्टिंग कल्टिवेशंस, इंक्रोचमेंट इन फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट फायर्स एंड ओवरग्रेजिंग, नॉन एडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, और सेवंथ क्या है, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, indiscriminate use of agrochemicals such as fertilizers and pesticides, और ninth क्या है, improper planning and management of the irrigation system, और 10th extractions of the groundwater in the competing uses of land for the forestry, agriculture, pastures, human settlement and industries extract an enormous pressure of the country's finite land resources, right। लैंड डिग्रेडेशन की वजह से क्या हो, ये 10 चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। वेजिटेशन जो है वो चली जाती है, यानी कि जो भी फॉरेस्ट है उनकी वजह से जो वेजिटेशन हमें मिल रही थी वो चली जाएगी, उसकी वजह से फ्यूल वुड और फर्दर एक्सट्रैक्शंस जो है अनस्टेबल हो जाएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो जाएगी, लोग सॉइल जो होगी वो क्या हो जाएगी, बैरन हो जाएगी, तो लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट, एक जगह से दूसरी जगह। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इंक्रोचमेंट देखी जाएगी फॉरेस्ट लैंड के अंदर, आग देखने को मिलेगी, ओवरग्रेजिंग का कॉन्सेप्ट होगा, एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, राइट, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन होगा, एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज होंगे तो उसकी वजह से भी
दिक्कतें होंगी, इम्प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट होगी, और यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि लैंड डिग्रेडेशन के क्या इंपैक्ट है, तो ये 10 पॉइंट आप लोगों को याद होने चाहिए। 10 में से 4-5 पॉइंट तो आप लोगों को एटलीस्ट याद होने चाहिए, जो आप लोगों को पता होने चाहिए सर। चलिए आगे क्या कहता है, द पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड इन कंट्री इज ओनली 0.06 हेक्टर अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ 0.4 हेक्टर टू मीट बेसिक रिक्वायरमेंट, रिजल्टिंग इन एन excess felling of about 15 million cubic meter forest over the permissible limit. Estimates of the soil erosion shows that soil is being eroded at a rate of 5.3 billion tons a year for the entire excess of recharge capacity, right? चलिए, तो इसका इंपैक्ट आप लोगों ने देखा कि क्या बेसिकली इंपैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर इसका देखने को मिल रहा है, राइट? अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया के अंदर क्या बोलता है, एयर पोल्यूशन इज वाइड स्प्रेड इन अर्बन एरियाज वेयर व्हीकल्स आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स एंड इन अ फ्यू अदर एरियाज व्हिच हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट। व्हीकुलर इमिशंस आर of particular concerns since these ground level sources and thus have the maximum impact on the general population. The number of motor vehicle has increased from about 3 lakh in 1951 to 30 crore in 2019, right? तो एयर पोल्यूशन जैसी समस्या भी हमारी इन्वायरमेंट के अंदर जो है हमें देखने के लिए मिल रही है। इन 2016 पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, टू व्हील्ड व्हीकल्स एंड कार्स ओनली constituted about 85% of the total number of registered vehicles, thus contributed significantly to the total air pollution load. यानी कि एयर पोल्यूशन भी आप लोगों को क्या होगा, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप इसी चीज से इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं कि 1951 के अंदर मात्र 3 लाख गाड़ियां लोगों के पास हुआ करती थी, लेकिन 2019 तक देखा गया कि 30 करोड़ गाड़ियां जो है वो लोगों के द्वारा यूज की जाने लगी है। तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ना करके अपने पर्सनल गाड़ियों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, ज्यादा गाड़ियां परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या है, आप परचेज तो कर रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या है, परिणाम है कि सर आप देख पा रहे हैं कि जो एयर पोल्यूशन है उसके अंदर बढ़ोतरी आप लोगों को नजर आएगी, बढ़ता हुआ नजर आएगा। इंडिया इज वन ऑफ द 10th मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। 10वें, राइट, जो टॉप मोस्ट 10 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है उसमें से इंडिया भी 10वें नंबर, उन 10 की कैटेगरी में आता है। बट दिस स्टेटस हैज ब्रॉट विद इट अनवांटेड एंड अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेज सच एज अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशंस, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज आइडेंटिफाइड 17 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज लार्ज एंड मीडियम स्केल एज सिग्निफिकेंट पॉल्यूटिंग। यानी कि 17 इंडस्ट्रीज को ऐसे रखा कि जो सिग्निफिकेंट और पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज की कैटेगरी के अंदर क्या है, आने वाली है। अब आगे देखिए क्या कहता है, कहता है अबव पॉइंट हाईलाइट द चैलेंजेस टू द इंडियाज एनवायरनमेंट, द वेरियस मेजर्स अडॉप्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द सेंटर एंड द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड may not yield reward unless we consciously adopt a path of sustainable development। कहता है जितने भी प्रयास सरकारों के द्वारा कर लिया जाए, यानी कि गवर्नमेंट कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन उन प्रयासों का कोई फायदा नहीं है, राइट, जब तक हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव ऑन नहीं करते हैं। द कंसर्न फॉर द फ्यूचर जनरेशन अलोन कैन मेक डेवलपमेंट लास्ट फॉर एवर। यानी कि जो फ्यूचर जनरेशन की कंसर्न है, राइट, वो ही क्या कर सकती है, इस डेवलपमेंट को आगे लेकर जा सकती है, राइट, टू enhance our current living styles without concerns for prosperity, depleting the resources and degrade environment at a pace that is bound to result in both environmental and economic crisis। जी हाँ, यहाँ पर क्या बोला गया कि हमें ऐसे ही सिस्टम करना है या फिर ऐसी चीजें करनी है जिसकी वजह से डिप्लीट ना हो सके हमारे रिसोर्सेज और हमारे इन्वायरमेंट भी डिग्रेड ना हो सके, राइट, ना ही इन्वायरमेंट क्राइसिस हमें देखने के लिए यहां पर मिले। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोगों ने क्या करना है, अचीव करना है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ क्या। अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है, कहता है इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी आर इंटरडिपेंडेंट एंड नीड ईच अदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, यानी कि वातावरण की बात की जाए, इन्वायरमेंट की बात की जाए, सराउंडिंग की बात की जाए, और अगर साथ ही साथ में मैं बात करता हूं इकोनॉमी की, एक अर्थव्यवस्था की, तो ये दोनों चीजें आपस में इंटरडिपेंडेंट है, जुड़ी हुई है। इसीलिए बोला जा सकता है Hence, development that ignores its repercussions on the environment will destroy the environment that sustain life forms, right? अगर जो इस चीज को नहीं समझेगा,
जो इस चीज को नहीं जानेगा और जो इन चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं इसके परिणाम जो होंगे वो बहुत ज्यादा खतरनाक रहने वाले हैं। व्हाट इज नीडेड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। इसीलिए कहते हैं सरकारों के द्वारा कितना भी प्रयास कर लिया जाए उस प्रयास का कोई फायदा नहीं है। क्यों सर? क्योंकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। कहता है डेवलपमेंट दैट विल अलाउ ऑल फ्यूचर जनरेशन टू हैव अ पोटेंशियल एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इज एट लीस्ट as high as that which is being enjoyed by the current generation। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? फ्यूचर जनरेशन के बारे में बात करता है कि जो चीजें आज की जनरेशन एंजॉय कर रही है वैसी चीजें फ्यूचर जनरेशन को क्या की जाए, प्रोवाइड की जाए। तो हमें रिसोर्सिस का आज इस तरह से यूज करना चाहिए या फिर रिसोर्सिस को इस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए कि आज की जनरेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो फ्यूचर की जनरेशन की अगर रिक्वायरमेंट हो तो उसको भी फुलफिल किया जा सके या फिर करवाया जा सके। The concept of the sustainable development was emphasized by the United Nations Conference on Environment and Development UNCED के द्वारा। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है यूएनसीडी के द्वारा सस्टेन किया गया था, बताया गया था, विच डिफाइन इट एज, उन्होंने डिफाइन किया, क्या मतलब है इसका? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। इसका मतलब क्या? डेवलपमेंट जो आज की जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करे विदाउट कॉम्प्राइजिंग या फिर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को बिना कॉम्प्रोमाइज करते हुए आज की जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करना क्या कहलाता है हमारा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। आगे चलते हैं, रीड द डेफिनेशन अगेन। यू विल नोटिस दैट द टर्म नीड and the phrase future generation in the definitions are the catchphrases. The use of the concept needs in the definition is linked to distribution of the resources. Need का मतलब क्या है यहाँ पर? तो need basically means distribution of the resources. Need का मतलब क्या है? Distribution of the resources. Need किससे बात करती है? Need बात करती है कि किस तरह से हमें resources को क्या करना चाहिए? Distribute करना चाहिए. Right? How the resources should be distributed. The seminal report Our Common Future that gave the above definition explained sustainable development as meeting the basic needs of all and extending to all the opportunities to satisfy their aspirations for a better life। यानी कि फ्यूचर लाइफ को बेहतरीन करने के लिए, राइट, फ्यूचर की लाइफ यानी कि फ्यूचर जनरेशन की लाइफ को क्या किया जा सके? बेहतरीन किया जा सके। इस ऑब्जेक्टिव के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल जो है वो बनाया गया या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने की बात की गई। तो मीटिंग द नीड्स of all requires redistributing resources and is hence a moral issue। इसीलिए अगर मैं बात करता हूँ नीड्स की तो इसका मतलब क्या है कि हमें रिडिस्ट्रीब्यूट करना है सारे के सारे रिसोर्सेज को, सारे के सारे संसाधनों को। और ये कैसा इशू है? मॉरल इशू है बेटा। ये ऑब्लिगेशन नहीं है, ये हमारा सामाजिक कर्तव्य बनता है कि हम ऐसा करें। एडवर्ड Barbier defined sustainable development as one which is directly concerned with increasing the material standard of living of the poor at the grassroots level. This can be quantitatively measured in terms of increased income, real income, educational services, राइट। और इसको कैसे अचीव किया जा सकता है? तो इसको अचीव करने के लिए ये बोला गया कि भाई लोगों का हमें क्या करना है, यहाँ पर मटेरियल स्टैंडर्ड्स जो है लिविंग का, उसको अमीरों गरीबों को क्या करना है? इंक्रीज करना है। ग्रास रूट लेवल पर हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए काम करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड बात हुई और क्या बोला गया? कहता है इसको अचीव किया जा सकता है कैसे? अगर हम इनकम को बढ़ा दें, रियल इनकम को इंक्रीज किया जा सके, एजुकेशनल सर्विसेज उनको दी जा सके बेहतर से बेहतर, तो हम ये चीजें अचीव कर सकते हैं। हेल्थ केयर के ऊपर काम करेंगे, सैनिटेशन के ऊपर काम करेंगे, वाटर सप्लाई के ऊपर क्या करने वाले हैं? काम करने वाले हैं। इन मोर स्पेसिफिक टर्म्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट डिक्रीजिंग द एब्सोल्यूट पॉवर्टी ऑफ द पुअर बाय प्रोवाइडिंग lasting and secure livelihood that minimize resource depletion, environmental degradation, cultural disruptions and social instability। जी हाँ, तो बात क्या की गई यहाँ पर बात की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी, गरीबी खत्म होनी चाहिए पूर्व के बीच में, राइट। और एक सिक्योर लाइवलीहुड देने की बात की जाए, एक सिक्योर लाइफ देने की बात यहाँ पर की गई है कि एक लाइफ, सिक्योर लाइफ देनी है जहां पर कम से कम रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो, इन्वायरमेंट का कम से कम डिग्रेडेशन हो और कल्चरल डिसरप्शन भी कम से कम हो, राइट। और उसकी वजह से सोशल इंस्टेबिलिटी भी ना देखी जाए, इनके ऊपर बात की गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इन द सेंस a development that meets the basic need of all, particularly the poor majority, for employment, food, energy, water, housing and ensure growth of agriculture, manufacturing power and service to meet their need, right। तो इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो ये चीजें हैं
ये चीजें यहां पर हमें करने की आवश्यकता है। हमें फूड, एनर्जी, वाटर, हाउसिंग और ये सारी की सारी चीजें हमें प्रोवाइड करने की जरूरत है। द ब्रंटलैंड कमीशन एम्फेसाइज ऑन प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन। जो एक ब्रंटलैंड कमीशन आया और ब्रंटलैंड कमीशन ने क्या बोला कि हमें फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है और उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। दिस इज इन द लाइन विद द आर्गुमेंट ऑफ द इन्वायरमेंटलिस्ट हु एम्फेसाइज दैट वी हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन टू हैंड ओवर द प्लेनेट अर्थ इन गुड ऑर्डर टू द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि हमारा मॉरल अधिकार बनता है, मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम इन्वायरमेंट को एज इट इज, जैसी वो आज है इसी कंडीशन में हम उठाकर उसे किसे दे, फ्यूचर जनरेशन को दे। राइट आगे क्या कहता है, दैट इज द प्रेजेंट जनरेशन शुड bequeath a better environment to the future generation. At least we should have to the next generation a stock of quality of life asset no less than we have inherited. Right? तो कम से कम आज की जैसी परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियां तो हमें फ्यूचर जनरेशन को देनी है। इससे बदतर परिस्थितियां हमें नहीं करनी है। उनके लिए इस चीज के ऊपर ध्यान किया गया, इस चीज के ऊपर फोकस किया गया। द प्रेजेंट जनरेशन कैन प्रमोट डेवलपमेंट दैट इनहेंस द नेचुरल एंड बिल्ड इन्वायरमेंट इन वेज दैट आर कंपेटेबल विद कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एसेट। नेचुरल एसेट को क्या किया जा सके, कंप्लीट किया जा सके, प्रिजर्वेशन किया जा सके। राइट, रिजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ द वर्ल्ड्स नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम, इसको प्रिजर्व करके रखा जा सके। जो नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम है इसको प्रिजर्व करने की बात की गई। अवॉइड करने की बात की किस चीज की, इंपोजिशन ऑफ द एडेड कॉस्ट और रिस्क ऑन द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के ऊपर जो भी रिस्क है, राइट, उनको बचाने की, उनसे उनको बचाने की बात यहां पर की गई और बोला गया कि हमें उनको उनसे प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। अकॉर्डिंग टू दी हार्मन डेली, a leading environmental economist, to achieve sustainable development the following need to be done: limiting the human population to a level within the carrying capacity of the environment। यानी कि सबसे पहली चीज यहां पर क्या बोलेगी कि जी हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालें, यानी कि जितनी इन्वायरमेंट की कैपेसिटी है उतना ही हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, रिसोर्सेज को कंज्यूम करें, उससे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन ना किया जाए रिसोर्सेज का। कहते हैं दिक्कत तब है जब हम रिसोर्सेज को ज्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। The carrying capacity of the environment is like a plimsoll of the ship, which is its load limit mark. In the absence of the plimsoll line for the economy, human scale grows beyond the carrying capacity of the earth and deviate from sustainable development. तो जो रीच है, जो लिमिट है, उसी लिमिट के अंदर रहकर चीजों को किया जा सके, उसके बियॉन्ड ना जाया जाए। अगर उसके बियॉन्ड जाया जाएगा तो जो लिमिट है वो लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, एक्सीड हो जाएगी, और एक्सीड होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके दुष्परिणाम जो है हमें भुगतने पड़ेंगे। ये बात की गई। आगे क्या कहता है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड बी इनपुट एफिशिएंट एंड नॉट इनपुट कंज्यूमिंग। रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी एक्सट्रैक्टेड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन हो, रिसोर्सेज को एनवायरमेंट से निकाला जाए लेकिन सस्टेनेबल बेसिस पर निकाला जाए, सस्टेनेबल बेसिस पर ध्यान में रखते हुए। दैट इज द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन शुड नॉट एक्सीड रेट ऑफ रीजनरेशन। एक्सट्रैक्शन के रेट रीजनरेशन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स रेट ऑफ डिप्लेशन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स। एंड फिफ्थ, इनएफिशिएंसीज अराइजिंग ऑफ द पॉपुलेशन पॉल्यूशन शुड बी करेक्टेड। जो भी दिक्कतें परेशानी आ रही है पॉल्यूशन की वजह से, उसको भी करेक्ट करने की जरूरत है। इन 2015 द यूनाइटेड नेशन फॉर्मुलेटेड 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए, एसडीजीज बनाए गए, जिसको अचीव किया गया बाय ईयर 2030, यानी कि 2030 तक हमें क्या करना है, इनको अचीव करना है या अचीव करवाना है। एंड आपको क्या करना है, इन गोल्स की डिटेल्स को कलेक्ट करना है और बताना है कि क्या क्या वो गोल्स जनरली हैं। आगे बात करते हैं स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसे इंडिया के अंदर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो वो कैसे अचीव करवाई जा सकती है। हाउ वी कैन बेसिकली अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, किस तरह से अचीव करवाई जा सकती है। तो यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इंडिया एज यू नो इज यूजुअली डिपेंडेंट ऑन थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट टू मीट इट्स पावर नीड। बोथ ऑफ दीज हैव एडवर्स इन्वायरमेंट इंपैक्ट। तो हमारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, थर्मल और हाइड्रो पावर के ऊपर है, और इनके क्या एडवर्स इन्वायरमेंट इंपैक्ट है। थर्मल पावर प्लांट एमिट लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो ये जो थर्मल हाउसेज जो है या फिर थर्मल पावर जो हमारे द्वारा यूज की जाती है, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलती है और जो हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस फ्लाई ऐश which is not used properly can cause pollution of water bodies, land and other components of the environment. Hydroelectric project in undead forest and
interfere with the natural flow of the waters in catchment areas and the river basins. Wind power and solar rays are good example of the conventional. In recent years, some efforts are being taken to tap these energy resources. Collect the details of one such which unit in your area, if any, and discuss in the class. राइट तो यहां पर क्या बोला गया कि भाई हमें क्या करना है, हमें नॉन कन्वेंशनल मेथड्स को छोड़ना है, पुराने मेथड्स को छोड़ना है, थर्मल और हाइड्रो पावर को, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है. राइट तो इन चीजों को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है और इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है. आगे क्या कहता है, एलपीजी गोबर गैस इन रूरल एरिया. हाउसहोल्ड्स इन द रूरल एरिया जनरली यूज वुड, डंग, केक और अदर बायोमास एज ए फ्यूल. दिस प्रैक्टिस हैज सेवरल एडवर्स implications like deforestation, reductions in the green cover, wastage of the cattle dung and air pollution. To rectify the situation, subsidized LPG, liquefied petroleum gas, is being provided. In addition, gobar gas plants are being provided through easy loans and subsidy. As far as liquefied petroleum gas is concerned, it is a clean fuel. It reduces household pollution to a large extent. Also, energy wastage is minimized. For the gobar gas plant to function, cattle dung is fed to the plant and gas is produced, which is used as a fuel, while the slurry which is left over is a very good organic fertilizers and soil conditioner. Right? तो यहाँ पर क्या बोला गया कि भाई हमें यहां पर कुल मिलाकर क्या बात की गई, एलपीजी की बात हो रही है कि एलपीजी जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो सरकार के द्वारा दी जा रही है, गोबर गैस को हटाकर. राइट और इनका यूज किया जाए, गोबर गैस का यूज किया जाए कैसे, जो हमारे डंग होते हैं, राइट काउ डंग होते हैं, उससे गैस निकलती है, उस गैस को यूज किया जाए. और जो स्लरी होती है यानी कि लिक्विड फॉर्म में जो वेस्ट है, उस वेस्ट को क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में यूज किया जा सकता है. क्या करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए. सीएनजी इन द अर्बन एरिया इसका उदाहरण है, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात की जाए तो ये फ्यूल है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर यूज हो रहा है आजकल के टाइम के अंदर. राइट आप लोग देखते हैं जितनी मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज हैं या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, सॉरी, उनके अंदर जनरली क्या हो रहा है, हम सीएनजी का यूज करते हैं और इनके अंदर जो एयर पोल्यूशन है वो जनरली क्या होता है, कम होता है और इसकी वजह से हवा जो है वो ज्यादा साफ बनती है. राइट विंड पावर एनर्जी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, विंड एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, सोलर पावर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. राइट हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये बात यहां पर बोली गई. राइट चलिए तो कुल मिलाकर हमने यहां पर क्या समझने की कोशिश करी, हम लोगों ने जानने की कोशिश करी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आज की जो कंडीशन है हम उसी कंडीशन के अंदर रिसोर्सेज को या फिर प्लेनेट अर्थ को डिलीवर करें हमारी फ्यूचर जनरेशन को. सो टुडेज जनरेशन, राइट, टुडेज नीड शुड नॉट हैम्पर द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. आज की जनरेशन की नीड जो है वो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को हैम्पर ना करे. इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया, इन चीजों के ऊपर फोकस किया गया और इन चीजों के बारे में बोला गया कि आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता है. ठीक है, तो ये चैप्टर था और आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह की वीडियो के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद.